हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। अब तो लगातार हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा है। और इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे। और आप लोग लगातार और अच्छे से, मन से, दिल से पढ़ाई करिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए जिस जिस सिलेबस की जरूरत है, जो जो रिक्वायरमेंट है, आप उसे पूरी तरह एनालिसिस करें और उस पर पूरी तरह फोकस करें। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में, तब तक हम उस पर परफेक्शन नहीं ला सकते। आज हमारा जो टॉपिक है राज्यसभा है, और हमने इससे पहले लोकसभा कंप्लीट किया, उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए सर। और अगर इस आधार पे देखें सर, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन एक छोटी सी कंडीशन अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रकार अगर सारे टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आज हम राज्यसभा की बात करेंगे, और उसी प्रक्रिया के बाद जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसी वीडियो में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे राज्यसभा के बारे में, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, राज्यसभा कंप्लीट होने के बाद तुरंत 50 क्वेश्चन आपकी सीरीज आ जाएगी, और 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रकार हम बढ़िया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और यही प्रक्रिया हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में हमने आपसे वादा किया और तोड़ देंगे, कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। हर टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रयास यही रहेगा मेरा। चलिए, सीधा सीधा बात करते हैं मुद्दे की, राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो सर ये राज्यसभा जो आपका है, क्या था? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट था, संसद का एक सदन था। किस प्रकार का सदन है भाई साहब ये? इसको बोलते हैं अपर हाउस। तो क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस बोला जाता है इसका। ठीक है, अपर हाउस को मतलब कहने का सर उच्च सदन बोला जाता है इसको, उच्च सदन। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा जो नाम है सर, ये एग्जाम के लिए 2019 में 80 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सर इसको अगर देखा जाए तो राज्यसभा को सर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स भी कहते हैं सर, ये नाम है सर इनके, अदर नेम। ठीक है ना, इनको अदर नेम इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, अदर नेम कह सकते हैं इनका हम। ठीक है। अच्छा, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, एक तो ये कंडीशन हो गई। और क्या कहते हैं भैया इसको? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के अलावा हम लोग और किस नाम से जानते हैं सर? इसे एक ही बहुत ही कंडीशन, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसे कहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए 1952 में पहली बार, 1952 में पहली बार आपकी सर क्या होती है? बैठक होती है राज्यसभा और लोकसभा की। 13 में 1952 में होती है, बट वो नीड नहीं है, जरूरी नहीं है आपको डेट, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। वरना इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि टॉपिक इतना ही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मुझे जो लगता है कि हाँ, ये आपके लिए बेटर हो सकता है, ये एग्जाम में ये आ सकता है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है ना। वरना लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप जैसे पीसीएस लेवल का देखें, तो वहां पे तो आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है, तो वहां तो और ज्यादा है, इतना ही थोड़ा ना है। और भी आपको तो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है। अभी क्या है, 1952 में इसे सर काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से ही जाना जाता था, बट इसका नाम बदल करके 1954 में क्या कर दिया गया सर? राज्यसभा कर दिया गया। सो दैट वाज एक्चुअली हिस्ट्री अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पूछा जाता है आपको, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? राज्यसभा को ही कहा जाता है। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें हमने देखा था कि जो लोकसभा था, लोकसभा को परमानेंट हाउस नहीं कहा जाता था, टेम्परेरी कहते थे। तो जब टेम्परेरी अगर उसे कहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है सर, इसे क्या कहा जाएगा सर? इसे परमानेंट हाउस कहा जाएगा। तो परमानेंट हाउस हो गया सर ये स्थायी सदस्य है। परमानेंट हाउस कैसा सदन है सर? स्थायी सदन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्थायी सदन। ये तो हमारे सदन के नाम हो गए। राज्यसभा क्यों कहते हैं, ये जरूर एक थोड़ा सा माइंड में आपको दिमाग बनना चाहिए क्वेश्चन। राज्यसभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो राज्यों की विधानसभा से चुनकर के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। और यही कारण है कि इसे हम राज्यसभा कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये राज्यसभा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना सर, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और सर वहां पर जो अपर सदन था सर, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था, जहां पर राजघराने के लोग बैठते थे। इसीलिए उससे भी हमने प्रक्रिया को बरकरार रखा और हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा। ये तो हमारी एक प्रक्रिया थी सर, राज्यसभा के अन्य नामों के रूप में। अब अगला ये देखते हैं कि राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता होगा, तो उसे क्या क्या करना होगा और क्या क्या प्रक्रिया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा साथ में ही, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये माइंड में रखना है कि साहब, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होगी ना सर, योग्यता, वो हमें बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस,
क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है सर, रिक्वायरमेंट है। जब आप किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो भी आप उसकी क्वालिफिकेशन है सर, 10+2 एग्जाम होता है, कुछ ग्रेजुएशन मांगता है, किसी में पर्टिकुलर डिग्री मांग लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के अलावा जो पर्टिकुलर जिस एरिया का है। उसी प्रकार यहाँ भी क्वालिफिकेशन है, सबके लिए है, बस हाँ यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये अपने आप में ही बताता है नेतृत्व के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की डिग्री की आवश्यकता नहीं। कई बार ये प्रश्न बनता है कि नेताओं के लिए भी एजुकेशन एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। लीडरशिप नेवर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एन एजुकेशन, ये आपको माइंड में रखना होगा सर। हाँ वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसा नेता है जिनको कुछ पता नहीं फिर भी मंत्री पद पर बने होते सांसद, तो सर हमारी गलती है, हम उन्हें चुनकर भेजते हैं, हम क्यों नहीं चुनते ऐसे नेताओं को। फिर एक कंडीशन आती है कि सर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है सर, जो खराबों में सबसे कम खराब होता है उसको चुनते हैं। तो सर आप उतरिए ना सर, आप इधर से मतलब वो लोग उतरे ना, क्यों नहीं उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं तो आप जैसे लोगों को प्रतिनिधि बनाना चाहिए सर। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। सो वी शुड वर्क ऑन दैट। आप ये योग्यता की बात करते हैं, योग्यता में पहली कंडीशन तो सबसे सर क्या होना चाहिए सर, सिटीजनशिप होना जरूरी है सर, सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है सर, सर भारत के नागरिक के साथ में राज्यसभा का सदस्य वो व्यक्ति बन सकता है जिनकी सर मिनिमम न्यूनतम आयु कितनी है सर, मिनिमम एज आपकी 30 ईयर होगी। कितनी ईयर्स होगी सर, मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगते हैं क्यों एज वाले में। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये पे साइड में क्लासिफाइड कर देता हूँ। जो आपका लोकसभा है सर, लोकसभा, ठीक है, और राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, राज्य की विधानसभा, इन दोनों को जो एज रखा गया बाउंडेशन और 25 ईयर रखा गया है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, विधानसभा के बनने की योग्यता के लिए आयु कितनी है सर, 25 ईयर है। इसी प्रकार जब राज्यसभा की हम बात करते हैं और विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है, ठीक है, विधान परिषद, वहां पर जो हमने क्लासिफिकेशन एज का रखा हुआ 30 ईयर्स रखा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया एक साथ चार में। इसके बाद भैया प्रेसिडेंट बचता है और वाइस प्रेसिडेंट बचता है, प्रेसिडेंट पी वाइस प्रेसिडेंट पी, इनके लिए हमने कितना रखा हुआ है, 35 ईयर रखा हुआ है। आसान है सर, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं। लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए 25-25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए सर। आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सर कितने वर्ष है, 35 वर्ष है, खत्म कहानी। लोकसभा और विधान सभा ये कैसे हाउस माने जाते हैं, ये परमानेंट हाउस माने जाते हैं, सॉरी टेम्परेरी हाउस माने जाते हैं, और राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। तो देखिए ये आपका बेसिक क्राइटेरिया था इससे रिलेटेड। तो सर यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए सर, मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए, और वही कंडीशन क्रिमिनल उसमें नहीं होना चाहिए, दिवालिया बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन तो अलग कंडीशन है आपकी। अच्छा ये कंडीशन हो गया। इसके बाद सदस्य संख्या पे आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं और सदस्यों की संख्या पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। देखिए ये आप नोट जरूर करते रहा करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे, मैं कई बार कहता हूं, देखिए सिंपल सी बात है, मेरा एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा होता है नोट करने के लिए। टाइपिंग आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप टाइपिंग नहीं करें, क्योंकि आपको फीडिंग आनी चाहिए सर। आप जितना लिखेंगे उतना आपके माइंड में फीड होगा, और एक बार माइंड में फीड हो गया ना सर, तो दुनिया में कोई ताकत आपके दिमाग से कुछ हटा नहीं सकता है। अब सोचिए ना, आप किसी चीज को भुलाना चाहेंगे, भूलती नहीं, क्यों, क्योंकि माइंड में टाइप हो गया। आप एक बार आपके दिमाग में जो प्रवेश कर जाती है परमानेंटली और सेटल हो गए, उसे आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इमोशंस आप क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपके अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। जितना आप उनको भूलने का प्रयास करो उतना वो याद आएंगे। एक बार अंदर बैठाने का प्रयास करिए सर, मजा आ जाएगा सर। जिस दिन आपके अंदर ये होने लगा, पढ़ाई में जिस दिन आपके साथ ये होने लगा ना सर, उस दिन आप कहोगे चमत्कार हो गया, हम तो एक बार पढ़ते हैं और आप याद हो जाता है। आप ये कभी नहीं कहोगे कि हमें याद नहीं होता या हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप उस प्रक्रिया को फॉलो करिए। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, सदस्य के बारे में, तो सदस्य संख्या अगर हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं। राज्यसभा हमने ले लिया सर, यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा के अगर हम बारे में बात करें थोड़ा सा, तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं सर वो कितने हैं सर, राज्यसभा में 250 ये हमारे मैक्सिमम सदस्य हैं। 200 कितने हैं सर जी, 50। अच्छा 200 जो 50 है ना साहब, इनमें अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो सर यहाँ पे जाता है 238 प्लस 12। ये तो हमने पढ़ा सर, ये क्या मैक्सिमम, ये कितने हैं सर, मैक्सिमम अधिकतम, ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है सर। अच्छा ये जो 238 है ना सर, इनका इलेक्शन होता है साहब। अच्छा इलेक्शन होता है, और ये जो सदस्य हैं ये कैसे हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड। अच्छा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन 250 पे तो इलेक्शन नहीं होता है ना साहब, टोटल हम लोग कितने गेम खेलते हैं, 245 में खेलते हैं। तो जरा 245 वाला आंकड़ा समझ लेते हैं साहब, इसको ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ ले लूंगा। 245, अच्छा 245 में सर जी, 245 में अगर हम यहाँ पर निकाल दें सर जी कितने, 12 मेंबर, तो कितने बचेगा सर,
यहाँ पर बचेगा जाकर के आपका 233, इतना ही तो बचेगा माइनस, क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो भैया 12 निकालें कितना बचेगा 233। ये 12 मेंबर जो है ना साहब, इन 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है। किसके द्वारा नॉमिनेशन होता है सर? नॉमिनेटेड बाय, मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा? आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति 52 मतलब प्रेसिडेंट के बारे में नॉमिनेटेड करेंगे। और इनका जो मनोनयन की प्रक्रिया दी गई है वो याद रखना और रख सकते हैं सर। आर्टिकल 30 ही तो राज्यसभा का था। राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन मिलता था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब लोग सब पढ़ रहे थे, आर्टिकल 80 में। और इसी में 80 का क्लॉज डी आपका बोलता है कि 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। अच्छा, लेकिन राष्ट्रपति जब नॉमिनेट करेगा साहब, तो कैसे नॉमिनेशन कर देगा? वो किस आधार पे कर देगा? किसी को भी बना देगा, जिनकी आयु 30 ईयर और वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया तो बना देगा सबको, हमारी होगी तो हमको बना देगा सर। उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, और वो क्राइटेरिया क्या है साहब? क्राइटेरिया दिया गया है कि सर ये जो नॉमिनेशन करेगा, मनोनीत क्या करेगा, वो कितने एरिया से करेगा? ओनली 4 एरियाज, ओनली 4 एरिया। 4 ही क्षेत्र ऐसे होंगे, 4 4 4 मतलब 4। और वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे साहब? इनको मैं यहां लिखे दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है साहब। और ये याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए सीधा सीधा बता रहा हूं, क्वेश्चन आता है भैया, इसको याद रखना। क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, ये दिमाग में बैठा लेना। मैं पहले से बता रहा हूं, 4 क्षेत्र हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 12 लोगों को, कहां पे? राज्यसभा में। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र हैं? कला। कौन सा क्षेत्र भैया? कला मतलब आर्ट, एक हो गया। दूसरा, इसके बाद आपका आता है विज्ञान, साइंस जिसे बोलते हैं, आर्ट के क्षेत्र से। और दूसरा साइंस के क्षेत्र से। तीसरा सोशल यानी कि सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा लिख लो, कार्य लिख लो, एक ही चीज है, सामाजिक सेवा, सोशल वर्क सर्विस जिसे कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोशल सर्विस में लगा हुआ है, सामाजिक सेवा कर रहा है, तो राष्ट्रपति को अगर लगता है तो मनोनीत कर सकता है। और एक आपका है सर किस क्षेत्र में? कला हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा हो गया साहब। एक और क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं साहित्य, यानी कि लिटरेचर। किस क्षेत्र से? लिटरेचर के क्षेत्र से। क्लियर? लिटरेचर के क्षेत्र से आपका कर सकता है। ये 4 क्राइटेरिया है जिनके आधार पे राष्ट्रपति क्या करेगा सर? राज्यसभा में मनोनयन कर देगा सर, मनोनीत करेगा। अब मनोनीत करेगा तो सर यार ये बताओ कि आर्ट, अच्छा आर्ट में क्या आता है? यही सर म्यूजिक हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया सर, आपके एक्टिंग क्षेत्र हो गया सर, आपका डांसिंग हो गया सर, पिक्चराइजेशन हो गया, मतलब कला जो पेंटिंग बनाते हैं, सब आर्ट आता है। हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर को भी मनोनीत किया गया था, राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा स्पोर्ट इज आर्ट। याद रखना, स्पोर्ट आर्ट नहीं होती है, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, स्पोर्ट इज नॉट आर्ट। ठीक है, स्पोर्ट अलग एक क्राइटेरिया है। तो भैया तो फिर राज्यसभा में सचिन को कैसे मनोनीत कर दिया गया? अगर स्पोर्ट नहीं है और कला के अंदर आता नहीं, तो राज्यसभा में सचिन कैसे बने? ये भी प्रश्न बनता था। तो याद रखिएगा, ये स्पेशल मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया था, बिकॉज ऑफ दैट द एक्स्ट्रा बॉर्न टैलेंट, जिन्होंने क्रिकेट को, भारत का क्रिकेट के आधार पर भारत को विश्व स्तर पर नाम पहुंचाया, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया, एंड दे विल ओपन द स्पेशल पाथ फॉर सचिन तेंदुलकर बाय द प्रेसिडेंट। इसलिए उसके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा गया था, बट इन 4 कैटेगरी के अंतर्गत वो नहीं आता था, ना आएगा। पहली चीज तो हमने ये समझ लिया। अच्छा सर, ये जो 12 लोगों को नॉमिनेशन की प्रक्रिया सर, ये कहां से ली गई, किस देश से कर ली गई है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर थोड़ा और टफ बनाएंगे, बना सकते हैं अगर, तो याद रखिएगा ये आयरलैंड से ली गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक कंडीशन और, अभी जो 245 में 233 सदस्य हैं और 12 नॉमिनेशन होंगे, ये क्या होंगे सर? ये इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे सर? इलेक्टेड, यानी कि इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा साहब, निर्वाचन, निर्वाचन के द्वारा ही इनको चुना जा सकता है। अच्छा, निर्वाचन करेगा कौन? ये भी प्रश्न बन जाता भैया। निर्वाचन तो होगा लेकिन कौन करेगा? तो भैया याद रखना, जो निर्वाचन होता है ना सर, वो कौन करता है? एमएलए के द्वारा किया जाता है। एमएलए, एमएलए कौन करेगा सर? एमएलए करेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो विधायक होते हैं साहब, विधानसभा के जो विधायक है ना, विधानसभा के विधायक सर ये करेंगे सर, विधानसभा के
विधायक। एमएलए जो आपके हैं 243 में से 233 सदस्यों क्या करते हैं सर, इलेक्शन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है सर, इसमें नॉमिनेटेड एमएलए यानी कि निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेंगे, मनोनीत नहीं होंगे सर, क्योंकि मनोनीत भी होता है। तो याद रखिएगा केवल कैसे होंगे सर, इलेक्टेड एमएलए, यहाँ पे ये भी याद रखना, इलेक्टेड एमएलए ही होंगे। इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचन तो होगा लेकिन इलेक्टेड एमएलए के द्वारा होगा। तो ये हमने थोड़ा और बेसिक समझ लिया। यहाँ से लगभग अब ये सारे प्रश्न बन रहे हैं, कितने क्षेत्र हैं सर, कौन नॉमिनेट करेगा, कितने सदस्यों को नॉमिनेशन होता है, टोटल कितनी संख्या है, इनका किसके द्वारा सर क्या हो रहा है सर, इलेक्शन होता है, कहाँ से चयनित होकर आएंगे। अगर इस चयन को हम थोड़ा समझे ना सर, बहुत कुछ इसने अपने आप में एक्सप्लेन कर दिया और कई सारे क्वेश्चन इसने बना दिए। क्लियर? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, साइड हो गया हूं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। मैं इसको रेज करता हूं। देखिए अगला हमारा बनता है साहब, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये भी तो पता होना चाहिए सर। कार्यकाल, जब तक कार्यकाल नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आएगी हमको समझने पे। तो कार्यकाल जरा समझते हैं भाई साहब इसका हम लोग, और कार्यकाल के बाद हम लोग ये देखेंगे कि भैया ये हटते कैसे हैं, ये क्या प्रक्रिया है सर इनके खत्म होने की। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि राज्यसभा कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है सर जी। अब परमानेंट हाउस है सर तो भैया डिसॉल्व तो हो नहीं रहा होगा आपका। चलिए आगे आते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। तो सर राज्यसभा का कार्यकाल, टेन्योर जिसे बोलते हैं, कार्यकाल, जरा ये समझिए किसका कार्यकाल बोल रहे हैं सर, राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है सर, अनिश्चित कालीन होता है। अनिश्चित कालीन क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि सर ये कभी भंग ही नहीं होती है। परमानेंट हाउस है ना सर, ये कभी वो क्या नहीं होगी सर, नेवर डिसॉल्व, भंग नहीं होती साहब ये, डिसॉल्व, कभी भंग नहीं होगी। क्लियर? तो कैसी है सर, परमानेंट हाउस है। तो फिर समय कैसे होगा सर, अनिश्चित, अनंत काल कह सकते हो, कुछ भी कहें आप, लेकिन ये भंग नहीं होगा, निश्चितकालीन होगी, कोई सीमा नहीं इसकी डिसॉल्व होने की। तो भैया तो सर हमने तो पढ़ा है 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल, हमने पढ़ा 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। तो गलत पढ़ते हैं? नहीं, गलत नहीं पढ़ रहे हैं आप, गलत पढ़ रहे हैं लेकिन तरीके से सही नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ 6 वर्ष कुछ तो होता है। तो भैया राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना साहब, राज्यसभा के सदस्य, इन सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये तो भैया हमेशा के लिए थोड़ा बन सकते हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है भैया 6 वर्ष के लिए। ये याद रखना, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। अच्छा ये तो ठीक हो गई, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सर हर 2 साल में कुछ ऐसा होता है, रिटायरमेंट होता है, ऐसा कुछ था। तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया है, इनके जो सदस्य है ना साहब, ये सदस्य ना हर 2 साल में, एवरी, आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 वर्ष में, आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 वर्ष में साहब ये क्या होते हैं, राज्यसभा के 1/3, 1/3। क्वेश्चन कई बार आया है, बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए, सीट में भी मिलेगा क्वेश्चन आपको ये। सर आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं सर, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर जो है, कार्यकाल पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्लियर? सर जी ये प्रक्रिया हमारी अपनाई जाती है किसके लिए, तो कार्यकाल के लिए। तो ये अब याद रखना, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। कई बार मैं बोलता हूँ क्वेश्चन होगा 6 वर्ष, पहले ऑप्शन पढ़ा होगा, तुरंत टिक मारोगे, गलती करके आओगे, घर आओगे, पछताओगे, और फिर बड़ा पछताओगे, फिर वो वाला गाना याद करोगे, फिर उसको सुनोगे, बेहोश होकर सो जाओगे। ऐसी प्रक्रिया, गलतियां नहीं करनी है, सीधा मतलब ये है। 1/3 क्या होंगे सर, एक हर 2 वर्ष में क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। सर रिटायरमेंट है भैया इनका हो रहा है, एक तरह से कह दो, ठीक है। अच्छा रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद जरा हमने ये समझ लिया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे, चलिए इसी में देख लेते हैं। अच्छा राष्ट्रपति का सर, सर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका चेयरपर्सन कौन होता है सर, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, यहाँ ये भी समझ लेते हैं। राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होगा सर, चेयरपर्सन, ये पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था, लेकिन क्योंकि राज्यसभा पढ़ रहे थे हम थोड़ा पता नहीं। चेयरपर्सन मतलब क्या होता है सर इसका, सभापति जिसको बोलते हैं सर, सभापति, सभापति, ठीक है। कौन होता है सर, उपराष्ट्रपति होता है सर, याद रखना हमेशा, उपराष्ट्रपति होता है सर, वाइस प्रेसिडेंट होता है।
यानी कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है सर? उपराष्ट्रपति है सर। अच्छा, उपराष्ट्रपति है ये सर, सदस्य नहीं होता है किसका? इज नॉट अ मेंबर, मेंबर नहीं है सर किसका? मेंबर नहीं होता साहब किसका? सर राज्यसभा का। और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता तो क्वेश्चन क्या बनता पूछता है, कौन सा ऐसा अध्यक्ष सभापति है जो उस सदन का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? या ऐसे पूछ लेगा कौन सा सदन है जिसका वो सदस्य नहीं लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है, ऐसा कुछ समथिंग। तो याद रखना राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वो उसका सदस्य नहीं होता है और उपराष्ट्रपति होता है मेंबर। अच्छा, अगर भैया ये त्याग पत्र देगा, मतलब अगर रिजाइन करेगा, त्याग पत्र देगा तो किसको देगा भैया? त्याग पत्र, क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर ये त्याग पत्र देगा अपना तो किसको देगा? किसको देगा ये याद रखना। तो याद रखना भैया त्याग पत्र किसको देता है? अपना राष्ट्रपति को देता है। और बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। ये तो दोनों एक दूसरे के हैं, यानी कि कह सकते हो कि राष्ट्रपति अगर रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो राष्ट्रपति को देगा। इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं और फिर ये लगता है कि अध्यक्ष है तो राज्यसभा का ही सभापति है, तो वहां पे तो वहीं पर देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये कंडीशन आपका है। जबकि जो अध्यक्ष लोकसभा का होता है वो उपाध्यक्ष को देगा। तो इस कंडीशन पे यहां पर भी क्या है सर, ये आपका सभापति हो गया, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, लेकिन उपसभापति आपका सदन का सदस्य होता है राज्यसभा का। इस प्रकार हमने ये भी क्लियर कर लिया। ठीक है, कई सारी चीजें हमने यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर लिए, इसको भी जरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दो तीन चीजें एक साथ में और डिस्कस कर लेता हूँ, इसको जरा मैं इरेज कर दूं। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सीधा सीधा, और कुछ महत्वपूर्ण है जो सीधा प्रश्न बनते हैं, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और इस पर हम पूरा टॉपिक को लगभग डिस्कशन कर लेंगे। पीडीएफ तुरंत मिलेगी आपको इसके बाद, टॉपिक की मतलब तुरंत नहीं, नेक्स्ट डे मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन मैं सॉल्व जरूर करूंगा इन सभी के। ठीक है, मुझे भी टाइम लगता है थोड़ा सा सॉल्व कराने पे, क्योंकि सभी स्वयं काम करना होता है, पीडीएफ भी बनानी होती है, फिर सॉल्व भी करो, अपलोड भी करो, बहुत सारी कंडीशंस करनी होती है। तो प्रयास यही रहता है कि सारी कंडीशन को किया जाए, और मेहनत करना चाहिए, खूब करना चाहिए। 24 घंटे को 48 घंटे बनाओ, क्योंकि 12 घंटे तो वैसे वेस्ट कर देते हो ना सर, कहते हो 24 घंटे काम करना, लेकिन 12 घंटे करते हैं आप। तो भैया 24 घंटे को 48 घंटे बनाओ, नींद को भगाओ, खूब मेहनत करो। आगे देखते हैं सर, आगे हमारा बात करें राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में अगर थोड़ा देखें ना साहब, यहाँ एक कंडीशन आती है, कुछ पावर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण पावर्स है राज्यसभा के बारे में। पहली कंडीशन, राज्यसभा जो है ना साहब, आर्टिकल 1 मिलता है आपका 312, 312, इट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर राज्यसभा को अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। व्हाट इज अखिल भारतीय सेवा? जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, यहां पर राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, बहुत आया क्वेश्चन, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, सृजन कर सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं को बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। अच्छा भैया कौन करेगा सर? जैसे इस समय वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस में कौन अखिल भारतीय सेवा हो गए? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, सॉरी आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आई एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड ऑफ फॉरेन सर्विस, याद रखिएगा ये भी आईएफएस में। सर ये तीन हमारी क्या है सर, ऑल इंडिया सर्विसेज इस टाइम में है। आने वाले टाइम पे अगर हमने जैसे कि बना दिया सर किसी मेडिकल के लिए, ठीक है, इंडियन मेडिकल सर्विस आईएमएस, अगर हमने चाहा तो इस प्रकार कर सकते, जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट होगा किसी एक ऑफिसर के तहत होगा, जो भी इसके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ना सर, ये कौन करता है सर? ये राज्यसभा को अधिकार है, राज्यसभा के पास है। अच्छा, इसके बाद राज्यसभा के पास एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसके तहत वो आपका कंडीशन दी जाती है, और ये भी क्वेश्चन बहुत आता है 249, जिनको नहीं पता वो इस आर्टिकल को जरूर रटे रहें। कभी भी राज्यसभा संबंधित अच्छा क्वेश्चन डालेंगे तो अच्छा नहीं तो एवरेज हो चुका है, पता है बहुत सारे लोगों को, सबको पता होता है, सब आई थिंक आपको भी पता होगा, फिर भी ध्यान रखना है सर। इस आर्टिकल के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के संबंधित विषय पर कानून बनाने के लिए आग्रह कर सकता है, और उसे यह अधिकार है इसके तहत। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में
विषय में संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकता है, ये अधिकार है, अनुरोध कर सकता है। दैट इज एक्चुअली द पॉइंट रिलेटेड फ्रॉम दिस वन कि राज्यसभा को राज्य सूची यानी कि स्टेट जो लिस्ट है ना सर, 3 प्रकार की लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में बात कर लेंगे बाद में। अभी हम यहाँ पर सिर्फ मुद्दे पे राज्यसभा पे टिकना चाहते हैं, दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस पर आप क्या कर सकता है सर, ये आपकी कंडीशन इसमें दिया गया। तो 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा पारित करके अगर अनुरोध करेगा तो बना सकता है। अच्छा, तो ये तो हमारी प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल राज्यसभा से रिलेटेड है। अच्छा, इसके साथ साथ में अभी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर पहली अध्यक्षता राज्यसभा किसने की, या सभापति कौन था, तो आपको ये देखना चाहिए कि सर राज्यसभा का पहला सभापति वही बनेगा जो पहला उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति क्या है, एक्स ऑफिशियो सर, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भैया पहले कौन बने, पहले जो आपके इसके जो सभापति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अच्छा सर, यहाँ पे दोनों नाम आ रहे हैं, कितना प्यारा नाम है, राधा और कृष्ण दोनों आ गए, सर्वपल्ली, कितना प्यारा नाम, बहुत ही एजुकेटेड, और शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्या बात है, कितना बढ़िया ओहदा मिला इनको। और दूसरी कंडीशन सर, वर्तमान में कौन है सर, वर्तमान में सर हमारे कौन है, वेंकैया नायडू जी, ये भी बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे हैं, वेंकैया नायडू। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में आपके पढ़े लिखे लोग नहीं, बहुत एजुकेटेड। रामनाथ कोविंद जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है ना। अब पढ़िए उनका, ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता साहब, इतना आसान नहीं है सर ऐसे पदों पहुंचना। हाँ, चुनाव होकर के डायरेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट पर्सन थिंग, पर्सपेक्टिव आपका भी हो सकता है, मेरा हो सकता है हमारे ओपिनियंस मैच ना करते हो सकता है मैचिंग करते हो, लेकिन यही तो हमारी इंडिविजुअलिटी है ना सर, हम और आप एक नहीं है, अलग हैं, वी आर द टू डिफरेंट पर्सनालिटी। और जब पर्सनालिटी अलग है तो दोनों के ओपिनियन अलग होने में कोई खराबी नहीं है, और अगर ओपिनियन अलग है दैट इज अ पॉइंट कि आपके अंदर आपका मेंटल पावर चलता है। अगर आप किसी दूसरी की बात से आसानी से सहमत हो जाते हैं, इसका मतलब सर आप क्या है, आप उससे तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप ये भी सोचिएगा, आपका ओपिनियन था, उसने तुरंत तोड़ के दूसरा अपने ओपिनियन के अंदर आपको रख लिया, अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी रखिए, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। तो ये तो हमारा सर टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में लगभग पूरा डिस्कशन कर लिया है। हाँ, इस पे कुछ चीजें पॉइंट वाइज आपकी बन जाती है कि सर सर्वाधिक सीटें सबसे ज्यादा कहाँ पे राज्यसभा की हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें होंगी, राज्यसभा की हो या लोकसभा संबंधित मामले की हो, ठीक है। इसके बाद किसकी सीट होती है सर, महाराष्ट्र की सीट्स हैं आपकी। तो ये कंडीशन आपकी आती है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स है, जो हम सीट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना, हम सीट पे डिस्कस करेंगे। फैक्ट हम यहाँ पे नहीं लिखते बिल्कुल एग्जैक्ट, सर हर किताब में मिले होते हैं, हमारा यहाँ पे काम ये बिल्कुल ये पॉइंट वाले फैक्ट नहीं, ये क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहां तुलनात्मक क्वेश्चन होंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चन होंगे, उनको फिर करने में तो इतना याद कर लो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सीट में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार क्वेश्चन कोई सोचते हैं कि यार ये तो लिखा ही नहीं रहा इस तरह, सर ये तो हर बुक्स में लिखा है, हर जगह पर ये भी लिखा मुझे पता है, लेकिन ये समझना है कुछ चीजें पे, और मैं उनका प्रयास करता हूँ लिखने को, डाटा पूरा लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और उनको सीट से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटा वीडियो था लेकिन हमने लगभग सब कुछ कवर अप कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टॉपिक हमारा जल्दी खत्म हो गया तो ये हमारा ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल जरूर रखें और पढ़ाई करते रहें। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधान जरूर रहें, और घर के सभी सदस्यों को भी सावधानी बरतने के लिए आप सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आप वयस्क हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो आपका भी जिम्मेदारी समाज को जागरूक करने की, लोगों को जागरूक करने की, सिर्फ देश और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि देश और सरकार आप हैं, हम सब हैं, सत्ता में बैठे लोग नहीं सरकार है, देश हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है सर। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।